हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं फिर आया हूँ कैश फ्लो के टॉपिक को लेकर। और ये मेरी आज 7th वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने जो बात करी थी आपसे, मैंने आपको निकालना सिखाया था, कैलकुलेट करना सिखाया था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, मतलब आगे का स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप में हम ये सीखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो हमने सिखाया आपको, जिसमें जनरल रिजर्व वगैरह, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वगैरह की चर्चा थी उसके अंदर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को या लॉसेस को हमने क्या करा, इसमें ऐड कर दिया और लेस करा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। रीजन मैंने वहां पे आपको क्लियर कर दिया था। ठीक, तो हमें जो मिला वो मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे निकलता है आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद हम देखते हैं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कैसा चेंज आया है। अगर चेंज हमें फेवरेबल लग रहा है नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल माइंडसेट के हिसाब से, तो हम उसे माइनस करेंगे। और अब अगर हमें चेंज अनफेवरेबल लग रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब उल्टा रिवर्स वर्क चलेगा उसमें। ठीक है, तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाता है। ठीक है, और इसमें एक बात आती है कि सर ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होता है, ठीक है, उसका आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी तक जो किसी भी क्वेश्चन में आया नहीं है और वो अभी मेरे क्वेश्चन में भी नहीं है, तो इसके जस्ट के बाद में उसके बाद मैं आपको ये एक क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं उसमें नोट लिखवा दूंगा। ठीक है ना, तो इसमें 3 बातें आपके सामने आएगी जो आपको परेशान करेगी। एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और एक बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तीनों ही चीजें यहाँ पे एडजस्ट होने लायक है। ठीक है ना, मगर मैं इस क्वेश्चन के बाद उसके बारे में नोट लिखवा दूंगा कि अगर ये चीज आई तो आपको कैसे करना है, वो चीज आई तो कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो इन तीनों में मैं लिखवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में 2 स्टेप में एक साथ करवा रहा हूं, जिसमें सेकंड और थर्ड स्टेप है। सेकंड में हमने वही सीखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, और थर्ड में हमने सीख लिया था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप इसको ऐसा करिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे रफ करना पड़ेगा। मैं भी फोटो क्लिक कर लेता हूँ। और जो मैंने कल होमवर्क दिया था, मतलब लास्ट वीडियो में जो होमवर्क दिया था, वो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप वो करके मेरे को सेंड कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिएगा। मैं बता दूंगा आपको आंसर सही या फिर गलत है। ठीक है, और आप मुझे फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फोटो ले ली है इसकी। ठीक है, आइए चलिए नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, फटाफट करूंगा, ज्यादा इसमें कुछ टाइम नहीं लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी सारे रीजंस आपको क्लियर है। मगर हाँ, प्रैक्टिस करना जरूरी है ऐसी चीजों की। आइए, तो एग्जाम्पल का सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया है उसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कितना दे रखा है इसमें, 6 लाख। ठीक है, तो अभी हमें क्या नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एड बैक करना होगा। ठीक है, एक ठीक ठीक है, आइए, तो अब क्या क्या रखा है, ये 40,000 है डेप्रिसिएशन, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ऑन बिल्डिंग, जो भी हो, प्लांट जो भी, 40,000। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये भी ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इसकी बात जो होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटी में, इससे रिलेटेड बातें होनी चाहिए, तो वही करेंगे हम लोग। अकाउंट बनाएंगे मशीन अकाउंट, तब भी भाई इसका यूज होगा। अब है दे रखा है प्रॉफिट, ये लेस होता है
सेल ऑफ लैंड, एक लैंड बेची है आपने, उसमें आपने प्रॉफिट कमाया है 29,000। तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड बात है, तो वहाँ पे इसके वजह से करेंगे, अकाउंट बनेगा इसका। ट्रांसफर रिजर्व, ट्रांसफर रिजर्व में क्या है, ऑलरेडी ये बात हो गई होगी जब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाला होगा, तब हमने इसको ऐड बैक कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे दोबारा ऐड बैक नहीं करेंगे, मतलब इसको इग्नोर कर देना है। इसके नीचे इसमें आप नोट लिख सकते हो इसका, ठीक है। आइए मैं इसको बताऊँ, 6,40,000 और मेरे ख्याल से आ रहा है 6,06,39,000, ठीक है भाई। 28 इसमें से कैंसिल, 1 बचेगा, 1 भी इसमें से कैंसिल, 6,09,000। तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के सारी वीडियो के करके देखेंगे, उसे नोट करेंगे, तो हकीकत बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नई चीज आपको अजीब सी लग रही है तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर ये अजीब लग रहा है, ये क्वेश्चन मुझे मिला है, तो वो क्वेश्चन भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इवन ग्रेजुएशन तक के भी क्वेश्चन आप मुझे कहीं से भी कैश फ्लो का, ग्रेजुएशन का भी क्वेश्चन मिल जाए, मेरे को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी ये रिलेवेंट वीडियो है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन भी कर रहा है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो हमारा कुछ कोई सा सेमेस्टर होगा उसमें 3rd या 4th उसमें होगा, या 5th में भी हो सकता है, तो वो बच्चा भी इसे स्टार्टिंग में इसे ही देखना पड़ेगा उस वीडियो को ही, ठीक है। और एडवांस क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन के है वो भी मैं आने वाले वक्त में कराऊंगा, जब मैं सारे 12th के लास्ट के सारे क्वेश्चन कवर कर लूंगा, ठीक है। आइए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं करंट एसेट की, मतलब डेटर हमारा 64 से 84 हो गया है, मतलब 64 से 84 हो गया, 20,000 बढ़ गया, अच्छी बात है, तो लेस करेंगे सब, ठीक है ना। इंक्रीज इन डेटर, क्रेडिटर्स का है 65,000 से 180 हो गया है 115, इतना बढ़ गया है क्रेडिटर का बढ़ना बुरी बात है, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव अनफेवरेबल सिचुएशन बता रहा है एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना है, 1,15,000। अब है बिल रिसीवेबल, क्या हुआ है, 70 से 85 हुआ है, ये भी अच्छी बात है, ये मतलब ये फेवरेबल सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, कितना है 25,000। इंक्रीज इन BR, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, 40 से 61 हो गया है, बढ़ गया है, बुरी बात है, तो ये ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 21,000। एक्रूड इनकम 30 से 40 हो गया है, 10,000 हमारा बढ़ गया है, अच्छी बात है, ये भी लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 10,000, ठीक है। 6,9,639 और मैं एक बार कैलकुलेटर सही कर लेता हूँ बहुत, ठीक है। आप इतने नोट करिए, मैं कैलकुलेट करता हूँ इन्हें, ठीक है बच्चों। मजा आएगा यार क्वेश्चनों में, इसमें कैश फ्लो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरा काफी समय से ये सपना था कि कैश फ्लो में बच्चों को यूट्यूब पे समझाऊं। कई बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, मगर ये तो है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये नहीं है हबड़ीबाजी वाला काम नहीं है ये। अगर आप ये सोचो कि 2 दिन में मैं चैप्टर निपटा दूं तो बड़ा मुश्किल वाली बात है, ठीक है। इस जो मेरे बच्चे इसे देख रहे हैं इस वीडियो को,
जो उनकी एज कैटेगरी उसमें पेशेंस रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मेरे साथ भी था, ठीक है ना। मगर जब इंसान को समझ में आया था ना इसकी इम्पोर्टेंस, तब वो रखता है पेशेंस। आइए, ये आ गया हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, लिख लीजिए आप, ठीक है ना। आप आराम से पोस्ट करके इसको नोट करिए, मैं एक नया एग्जांपल आपके लिए क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको कॉपी करिए, जिसमें मैं डाउटफुल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें जो हमारे स्टेटमेंट्स ने दी है, हमारे जो बुक ने ऑप्शन दिया है वो एक ही ऑप्शन है कि क्या करेंगे आप, जो डेप्रिसिएशन आपका बढ़ रहा है आप उसे खर्चा मान लेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका पहले 50 था, अब 60 हो गया, इसका मतलब 10,000 प्रोविजन डेप्रिसिएशन, इस साल आपने 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया है, तो उसे नॉन कैश एक्सपेंस की तरफ ऐड बैक कर देंगे सेकंड स्टेप में, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में वो वाला जब हम क्या नाम है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम के बाद जो स्टेप लगाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। नॉन कैश जैसे डांट डेप्रिसिएशन ऐड होता है वो डेप्रिसिएशन ही है। अच्छा, अगर कम हो गया तो कम हो गया तो फिर इसका प्रोविजन फॉर जो डेप्रिसिएशन है उसका अकाउंट बनेगा, और देखो हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, कोई नेगेटिव तो होगा नहीं इसका, तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कम हो रहा है तो जरूर उसमें कोई ना अकाउंट बनेगा, और वहां से जब हम बैलेंस फिगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो सीधा सा एक ही ऑप्शन है सेकंड में ऐड करना है, मतलब ये अकाउंट इसीलिए होता है जनरली डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, डायरेक्टली दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो अकाउंट बन के डेप्रिसिएशन निकलेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की बात करूं, इस पे हमें दो ऑप्शन मिले हुए हैं। अच्छा, दो बात कहां से आती है, बच्चा कहता है सर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का क्या कर सकते हैं उसके मान के लिए, कहीं प्रोविजन फॉर जो बैड डेब्ट है पहले 10,000 था 12,000 हुआ था, 2,000 इस साल बढ़ा है, इसका मतलब आपने एक खर्चा दिखाया होगा पेंडल में, मगर ये खर्चा एक्चुअल में कैश में तो गया नहीं है, तो जैसे तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड बैक कर देंगे। तो बिल्कुल ये भी तरीका ठीक है ना, हमारे जो बुक बताती है तरीका भी ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसे सेकंड स्टेप में नॉन कैश एक्सपेंस की तरह ऐड कर सकते हो, या नॉन कैश इनकम की तरह लेस भी कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए आपका प्रोविजन फॉर जो बैड डेब्ट है वो आपका डिक्रीज हुआ है का मतलब अच्छी बात है, इनकम एक तरह से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात शब्द का मतलब वहां से मत लेना भाई, ठीक है, जहाँ पे हम वो कर रहे थे वर्किंग कैपिटल वाला, वो भी मैं फर्स्ट वे में नहीं हूँ, सेकंड वे में उसकी बात होगी, ठीक है ना। तो ये तो एक तरह से इनकम होती है, पेंडल में इनकम की तरह ट्रीट होती है जब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट आपका रिड्यूस होता है, तो वहां पे इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ाया होगा मगर एक कैश में पैसा नहीं आया, तो अब इसे हम वहां पे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट करिए, और इसका जो सेकंड वे है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसे इतने आप नोट करिए। देखिए, तो सेकंड वे भी हमें दिया हुआ है, देखिए मैं जो 3 पॉइंट लिख रहा हूँ ना, इन तीनों पॉइंटों में क्या दिक्कत है कि बच्चे के माइंड में ना दो ऑप्शन आते हैं करीबन कि सर ऐसा भी हो सकता था, ये तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की बात चर्चा करता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट इस तरह की करंट लायबिलिटी होती है, तो बच्चा कहता है सर इसे तो हम थर्ड स्टेप में कर सकते हैं, थर्ड में, हाँ थर्ड स्टेप में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपने बोला है करंट लायबिलिटी का बढ़ना बुरी बात है, हम सेट कर देंगे, या फिर करंट लायबिलिटी का कम होना अच्छी बात है, इसे माइनस कर देंगे। तो ये बच्चा हमसे कहता है, तो ठीक है ये ऑप्शन है, बट हमें बुक में ये ऑप्शन नहीं मिले हैं इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अभी जो हमारा जो एएस चल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह चलते हैं, उसमें ये ऑप्शन हमें नहीं मिला हुआ है, तो उस वहां पे हमें केवल इसके लिए एक ऑप्शन मिला हुआ है, क्योंकि एक तरह का लोन भी है तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी भी है, तो दो बातें बनती है, तो थर्ड स्टेप में या तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी वाला हमें ऑप्शन मिला हुआ है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है उसके दो ऑप्शन थे, और दोनों के लिए हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेडी है, जहां पे आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर लीजिए, आपका आंसर थोड़ा वहां पे अलग फलक आएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए, मगर नेट आंसर तो वही रहना है, ठीक है। और वहां पे भी जो हमने करा डेप्रिसिएशन, उसमें भी मैं दो ऑप्शन दिख रहे थे कि सर नॉन कैश एक्टिविटी में करें, या फिर वो क्या नाम है वर्किंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाले में करें, तो बेटा वहां पे भी हमें इन्होंने एक ही ऑप्शन दिया है डेप्रिसिएशन वाले में, नॉन कैश वाले में, तो हम क्या करेंगे इसको केवल वहीं पे ऐड करेंगे जो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अब तीनों ही डाउट मैंने क्लियर कर दिया तीनों पॉइंट पे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट एग्जांपल और मैंने आपके लिए तैयार करा है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले आराम से कॉपी में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा दे रखा है मैंने, गुडविल दे रखी है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेटर, ठीक है।
राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो जाती है जल्दबाजी में। इंडेक्टर दे रखा है मैंने, ठीक है, फिर क्रेडिटर्स दे रखे और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ठीक है, और कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है मैंने, ठीक है, मैंने निकालना है, ठीक है। तो मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपको दिख रहा है सेकंड और थर्ड स्टेप इसके अंदर करना है हमें। फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा कितना, 6,40,000, ठीक है। अच्छा, गुडविल, गुडविल देखिए आप कम हो रही है, इसका मतलब सीधी बात है अमोर्टाइज हुई होगी, ठीक है ना। अगर बढ़ रही होती है तो इसका मतलब हमने गुडविल को खरीदा है, फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, एमोर्टाइज होगा इसलिए हम ऐड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस है, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो कितना है, 10,000। ऐसे हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, इसके लिए हमें दो ऑप्शन मिले थे, मगर मैं इसे वर्किंग कैपिटल वाले स्टेप में लेना चाहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा मुझे आसान लगता है, तो उसमें ही लेना चाहूंगा। मैं इसमें भी ले सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तुम्हें मैंने बताया था अभी दो ऑप्शन मिले हैं हमें, देखिए मैंने आपको वैसे थ्योरी में लिख के समझा दिया, वो सफिशिएंट नहीं होता है। उसके बाद भी जब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं सीखते जब तक कोई फायदा नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। इस पे मेरे पास दो ऑप्शन मिले हुए थे, मैंने अभी पढ़ा है आपको, जिसमें दोनों यूज कर सकता हूँ, मगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन ऑप्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, वर्किंग कैपिटल में इसे एडजस्ट करूंगा, ठीक है, थर्ड स्टेप में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं थर्ड स्टेप में इसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसके लिए मेरे को एक ही ऑप्शन है, वो यही वाला ऑप्शन है, सेकंड स्टेप में इसका काम करना। तो 18 से 20 हो गया, इसका मतलब इस साल आपने डेप्रिसिएशन का चार्ज किया है 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेटर क्रेडिटर वो सब वही जाएगा, बल्कि हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके लिए मैंने बताया था अगर बच्चा दिमाग से सोचे तो इस पर दो बात बनती है, एक तो ये वर्किंग कैपिटल वाले में हो सकता है या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास जो हमारे जो बुक मेकर है या हमारा सिलेबस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ भी कह सकते हो, उसमें केवल हमें एक ही ऑप्शन दिया है कि इसे फाइनेंशियल एक्टिविटी मानना है, फाइनेंस से रिलेटेड बात है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंस में देखेंगे। आप इसे कैश इन कैश इक्विवेलेंट में भी देख सकते थे, मगर एक ही ऑप्शन हम पे इसमें क्या नाम है आपका, उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी में इसको ट्रीट हम करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये हमारा आ गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन होने चाहिए थे, तीन बातें होनी चाहिए, तो स्ट्रिक्टली एक ही बात दे दी, फाइनेंशियल एक्टिविटी बस, ठीक है। 6,52,000, तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये रह गया, ये रह गया और एक ये रह गया, ठीक है ना। आइए प्रोविजनल बैकअप देखते हैं, 65 से 70 हो गया, तो 5,000 आपका बढ़ गया है, बुरी बात है तो ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ना बुरी बात होती है। एड इंक्रीज इन प्रोविजन और बैंक डेट कितना है, 5,000, ठीक है। डेटर हमारे 65 से 40 हो गया, 25 कम हो गया, ये एक बुरी बात है, ये ऐड हो जाएगा। डेटर 25 है, ठीक है। क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा क्या नाम है, कम हुआ है, ये अच्छी बात है, लेस होगा, इंक्रीज और ये डिक्रीज हुआ ना, सॉरी मैंने एक गलती कर दी शायद, ये डेटा हमारे डिक्रीज हुआ है, तो मुझे डिक्रीज होना एक अच्छी बात है, नहीं बुरी बात है, तो ये ऐड होगा, ठीक है, यहाँ डिक्रीज हो रहना चाहिए, डिक्रीज, लिख देता हूँ, सिस्टम जो है ना खराब है। आइए, ऐड होगा ये डिक्रीज, ठीक है।
लेस होगा, डिक्रीज इन क्रेडिट। क्रेडिट अगर डिस्क्रिमिनेट अच्छी बात है इसलिए लेस होते हैं 14,000 से। ठीक है, तो 30,652, 30,682, 8 और 668। ठीक है, 668 ठीक है, ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, तो इसमें भी 2 स्टेप लगे और थोड़े और हम क्वेश्चनों के डीप में जा रहे हैं। एक नोट लिख लेंगे, मैं नोट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मैं नोट लिखवा देता हूँ मैं इसे रफ करके। ठीक है ना, आइए नोट। नोट बहुत जरूरी, एग्जाम में भी नोट लिखने हैं आपको। जो नोट एग्जाम में, कई बार मैं नोट वैसे लिखवाऊंगा जो एग्जाम में रिलेवेंट नहीं है। ठीक है ना, मगर आपको रिवीजन करते समय वो नोट आपके बहुत काम आने वाले नहीं है, क्योंकि मेरी सारी कही हुई बात आपको याद तो रहने वाली है नहीं। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट is a loan which is a financial activity so shall be used at that point। हम उस पॉइंट पर बात करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी वाले। ठीक है ना, शॉर्ट में फाइनेंशियल एक्टिविटी वाले पॉइंट में उसको बात करेंगे। ठीक है, सीधी बात है, अगर बढ़ गया इसको लोन लिया है, पैसा आएगा तो ऐड कर देंगे। ठीक है, और पैसा आना हो जाने पर बात होती है। फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश का आया ऐड होगा, कैश का गया लेस होगा। ठीक है, चलिए पोस्ट करके आप नोट करिए आराम से, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है,